हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, ये हम लोग का विश्व का भूगोल हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं आज से। इससे पहले हम लोग भारत के भूगोल को टोटल कंप्लीट किए हैं 1 to 1 करके। सारे चैप्टर को देखें हम लोग भारत के भूगोल को, और सारे क्वेश्चन को, जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, चैप्टर वाइज एनालिसिस किए हैं, कंसेप्ट को डिस्कस किए हैं, उसके साथ ही साथ भारत के मैप को भी एनालिसिस किए हैं। और बहुत ही अच्छे ढंग से अगर आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है भारत के भूगोल से। इसी तरह हम लोग आज देखेंगे विश्व का भूगोल में जो चैप्टर रहेगा अक्षांश और देशांतर रेखा में। सबसे पहले अक्षांश रेखाओं के बीच में देखेंगे। देखिए, ये भूपृष्ठ पर जो विषुवत रेखा है इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिणी में एक मेरिडियन पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई जो कोणीय दूरी है, इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, अक्षांश। और विषुवत वृत्त से ध्रुव तक जो स्थित सभी समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। चाहे देख सकते हैं इस तरह समांतर रेखाएं होंगी, ध्रुव तक जाएगी, नॉर्थ हो या साउथ हो। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। शून्य अक्षांश, जो कि इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं। यह रेखा अगर देखा जाए तो पृथ्वी के दो बराबर पार्टों में भाग काटती है। नॉर्थ की तरफ है और साउथ की तरफ, दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी में। और जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इसी को बोलते हैं ग्रेट सर्किल, बृहद वृत्त भी बोलते हैं। और जो गोलो पृथ्वी को दो समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करता है, इसके अलावा हम देख लिया। और पृथ्वी पर सभी देशांतरों के अतिरिक्त विषुवत रेखा भी एक बृहद वृत्त है, आपको पता ही है। विषुवत रेखा के अलावा कोई भी अक्षांश बृहद वृत्त नहीं है। सबसे बड़ा जो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा सबसे बड़ा बृहद वृत्त है। इसके अलावा देखा जाए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव, वहीं पर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, जो कि एक केंद्र बिंदु होता है। और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में अक्षांश 0 से लेकर 90 डिग्री तक पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर हुआ? और इस प्रकार अगर देखा जाए तो 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है उसको लेकर कुल अक्षांशों की संख्या देखा जाए तो 179 होता है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे, लेकिन जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है बिल्कुल दोनों में कॉमन होता है, तो इसलिए एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। 180 में से 1 माइनस करेंगे तो 179 हो गया। 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश चूंकि एक बिंदु होता है, इस कारण अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितना हो गया? आपने देख लिया 179। इसके अलावा देखिए सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समांतर होते हैं। और वन मोर पॉइंट, अगर दो अक्षांशों के बीच की दूरी के विषय में देखा है तो लगभग 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, और विषुवत से ध्रुव की ओर अक्षांशों का उपयोग जो कि तापमंडलों के निर्धारण में होता है। आई होप क्लियर हुआ। इसके अलावा देखा जाए अगर उत्तरी ध्रुव में अगर देखा जाए, उत्तरी ध्रुव में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। वहीं पर दक्षिणी ध्रुव में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। वहीं पर 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को उत्तरी ध्रुव वृत्त बोलते हैं। वहीं पर दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलते हैं। आई होप क्लियर हुआ। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि जो विषुवत रेखा है और देशांतर रेखा जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा या टाइम लाइन भी बोलते हैं, ये दोनों ही अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर गिनी की खाड़ी में, बहुत बार क्वेश्चन आया है। जब हम लोग आगे देशांतर रेखा पढ़ेंगे, ये तो विषुवत रेखा तो 0 डिग्री अक्षांश और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये दोनों ही गिनी की खाड़ी में मिलते हैं। यह खाड़ी जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित होता है, इसको शून्य द्वीप भी कहते हैं। शून्य द्वीप एक ऐसा काल्पनिक क्षेत्र है जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा व 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या होते हैं? मिलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन एक महान वृत्त है? महान वृत्त के विषय में आपने देखा भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को ही बोलते हैं। सबसे बड़ा वृत्त, एक महान वृत्त, ग्रेट सर्किल बोलते हैं। और इसकी टोटल लंबाई देखा जाए तो 40,076 किलोमीटर है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी आपको हमने बताया कि लगभग 111 किलोमीटर होता है।
1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है? तो 111 किलोमीटर, CDS के 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं, इसमें से बताना है कौन सा इसका सही आंसर है। देखिए, पृथ्वी एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है और पृथ्वी एक परिसिद्ध गोला नहीं है। इसमें से जो सही है देखिए ऑप्शन नंबर डी है, मतलब ये पहला ही कथन गलत है और जो रीजन है वो सही है। पृथ्वी एक परिसिद्ध गोला नहीं है। अर्थ इज नॉट एन एब्सोल्यूट स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित होती है? आपको पता है ये 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, मतलब उत्तरी अक्षांशों में 20 से और 40 के बीच में पृथ्वी की टोटल 50% जनसंख्या वहाँ पे निवास करती है। इसमें देख सकते हैं चाइना, भारत और उत्तरी अमेरिका के देश होते हैं, साथ ही साथ दक्षिणी यूरोप भी स्थित होता है इसमें। ठीक है, तो भारत चाइना को ही मिला लिया जाए तो बहुत सारा जनसंख्या तो वैसे ही है। नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पर अपना प्यारा देश भारत है जनसंख्या में। इसके अलावा देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इसमें से बताना कौन सा सही है। देख सकते हैं पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरों को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, और पृथ्वी की अक्ष की समांतरता है, द एक्सिस ऑफ अर्थ इज पैरेलल, तो इसमें से जो सही है 1 एंड 3 इज करेक्ट। ठीक है, और इसको देख लेते हैं एक बार डिटेल्स में। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। 45 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुव विषुवत रेखा के बीच की दूरी आधी है, न कि विषुवत रेखा की आधी है, इतना ध्यान देने की जरूरत है। 60 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा की आधी है। अपसौर में पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है, इसलिए परिक्रमण की गति भी कम होती है। डेटम रेखा किसे कहते हैं? डेटम रेखा के विषय में देखा जाए, डेटम रेखा के देखो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए है। डेटम रेखा वह काल्पनिक रेखा है जिसके सापेक्ष किसी समुद्र तल की गहराई और ऊंचाई मापी जाती है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए UPPCS के मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। वहीं पर 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित होता है और 141वां पश्चिमी देशांतर रेखा जो कि अलास्का और कनाडा के मध्य सीमा रेखा है। आर्डर्निस रेखा के विषय में देखा जाए तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा रेखा है आर्डर्निस रेखा। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना जहाँ पे अधिक रहती है, आप देखे होंगे अगर पूरे विश्व के मैप को अगर एनालिसिस किए होंगे तो देखेंगे कि 23 डिग्री अक्षांश के पास मरुभूमि होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। और राजस्थान भी देखेंगे तो राजस्थान भी लगभग आपको 23 डिग्री अक्षांश के नियर अबाउट आता है। ठीक है, जो कि वहाँ पे मरुस्थल ही है। पृथ्वी मरुस्थल होने की संभावना 23 डिग्री 23.5 डिग्री अक्षांश लगभग 15 से 30 के मध्य महाद्वीप में पश्चिमी भाग पर है। अक्षांश के पास ज़्यादा होती है क्योंकि विषुवत रेखा क्षेत्र से चलने वाली हवाएं आयनवर्ती क्षेत्रों से उतरती है, जिससे वहाँ उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। अतः मौसम साफ रहने से वर्षा का अभाव होने के कारण इस क्षेत्र में मरुभूमि पाए जाते हैं। और अगर देखा जाए नेक्स्ट में एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वो है 45 डिग्री साउथ। इसका देखिए विषुवत वृत्त के समांतर खींचे गए वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। भूमध्य रेखा से समांतर होने के कारण वे एक दूसरे से भी समांतर होते हैं, इसलिए वे समांतर वृत्त कहलाते हैं। विषुवत वृत्त से किसी एक ध्रुव पर 90 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किस स्थान की निरपेक्ष अवस्थिति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लैंगिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स की आवश्यकता होती है। खासतौर से आजकल तो गूगल पर बहुत ज़्यादा यूजेज होने लगा है। अगर आप देखेंगे जहाँ पे क्राइम होता है, खासतौर से आजकल को जो डिजिटल है उसमें अगर देखा जाए जहाँ पे क्राइम होता है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होने लगा है कि वहाँ का जो मैप, वहाँ का जो फोटो, वहाँ का घटनास्थल का निरीक्षण किया है तो वहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड दोनों ही का भौगोलिक निर्देशांक लिया जाता है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिणी एक बिंदु की कोणीय दूरी है पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिणी ध्रुव में किसी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश से प्रदर्शित करते हैं। यह पृथ्वी को उत्तरी
और दक्षिणी 2 बराबर भागों में गोलार्धों में बांटता है। मध्य अक्षांश चक्रवात जो कि संबंध है ऑप्शन नंबर डी से प्रबल ताप विपर्यास के क्षेत्रों में बनते हैं। ये CDS के 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें देखिए विचार करना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको देख लेते हैं। देखिए ए जो है विषुवत रेखा के विषय में आपने देखे ही है, तो इसमें पूछा ए क्या है। ए तो जाहिर सी बात है डोल्ड्रम्स को दर्शा रहा है। विषुवत रेखा के आसपास का रेंज है जो कि 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित होते हैं, यहाँ पे डोल्ड्रम होता है। ठीक है, ध्रुव पर 2 क्रमागत देशांतरों 91 डिग्री ईस्ट और 92 डिग्री ईस्ट के बीच की दूरी क्या है। तो 1 डिग्री का डिफरेंस है, तो 1 डिग्री अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। हार्श अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंध में होते हैं। ये होते हैं सब ट्रॉपिकल हाई में। 16 नंबर देखिए, निम्न अक्षांशों में से किसे आप हार्श अक्षांश से संबंध करेंगे। ये 30 डिग्री को हार्श अक्षांश से संबंधित करेंगे। थर्मल इक्वेटर इज फाउंड, ये भौगोलिक भूमध्य के रेखा के उत्तर में थर्मल इक्वेटर पाई जाती है। स्टेटमेंट 1 और 2 को बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है। इसमें देख सकते हैं स्टेटमेंट 1 है कि उत्तरी अक्षांश के बावजूद यूके की जलवायु सामान्यतः मृदु है, बिल्कुल करेक्ट है। और उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट और पश्चिमी अफ्रीका से उष्ण वायु आर्कटिका और आइसलैंड से आई शीत आर्द्र वायु में मिल जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें क्या है, करेक्ट है। उत्तरी अक्षांश के बावजूद यूके की जलवायु सामान्यतः मृदु होती है क्योंकि उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट और पश्चिमी अफ्रीका से उष्ण वायु आर्कटिक और आइसलैंड में से आई शीत आर्द्र वायु से मिल जाती है। अक्षांश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें देख सकते हैं। टोटल पॉइंट को देखेंगे तो इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए तीसरा है कि इंदिरा पॉइंट अक्षांश जो कि 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पर स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि अक्षांश के साथ सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन के बीच का अंतर बढ़ता है अक्षांशों के साथ साथ। वहीं पर अक्षांश के साथ साथ वर्षा, तापमान और वनस्पति बदलती, तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब हम लोग देखेंगे देशांतर रेखाओं के बीच में, देशांतर रेखाओं के विषय में। देशांतर रेखा देखा जाए, देशांतर रेखा विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, इस तरह रेखा को। वहीं पर पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखाएं कहेंगे। इसको हम लोग देखे हैं, एक एंगल का होता है लेकिन हम लोग रेखा मानते हैं उसे। और जो देशांतर रेखा है इन्हें मेरिडियन अथवा लाइंस ऑफ लैंगिट्यूड भी कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सभी देशांतर रेखाएं लगभग भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती हैं। इसमें देखिए, इसमें जैसे विषुवत रेखा, जैसे अक्षांश रेखाएं घटती जाती हैं जैसे पोल की तरफ जाएंगे, इसमें क्या होता है, इसमें बराबर होता है। देशांतर रेखाएं हमेशा हर जगह बराबर होती जाएंगी, ठीक है, इस तरह हर जगह बराबर होती हैं। और देशांतर रेखा भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो कि विषुवत वृत्त पर यहाँ पे लगभग 111 किलोमीटर यहाँ भी होती है। वहीं पर ध्रुवों पर जैसे ही ऊपर जाएंगे यहाँ पे लगभग 0 हो जाता है, 0 किलोमीटर हो जाता है। और मध्य में 45 डिग्री अक्षांश पर यह 79 किलोमीटर होता है। जिस देशांतर रेखाओं के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है उसे प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884, याद करिए, अंतर्राष्ट्रीय बैठक में इंग्लैंड में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया। इसको ग्रीनविच मेडियन भी नाम दिया गया, ठीक है। और इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को 0 मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। तो इसके पूर्व में जाएंगे और इसके पश्चिम में, पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ता जाता है और पश्चिम की जाएंगे तो समय घटता जाता है। और 1 डिग्री देशांतर रेखा में 4 मिनट का अंतर होता है। 15 डिग्री देशांतर रेखा में 1 घंटे का अंतर होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो प्रधान मध्याह्न को 0 मानकर इसके पूर्व और पश्चिम में कुल मिलाकर 180 देशांतर रेखा खींची जाती है। इस प्रकार कुल पूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखा खींची जाती है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा देखा जाए समय के विषय में आपने देख लिया है। और अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। कहीं कहीं पे देखिए टाइम जोन विश्व के 360 देशांतरों को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। भारत का जो टाइम लिया जाता है 82 डिग्री
30 मिनट पर लिया जाता है, और जो कि ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा का अंतर होता है, 5.5 घंटे का अंतर, इसको ध्यान दीजिएगा। और भारत में जो नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण निकोबार द्वीप के कटचल द्वीप, हम लोग को देखेंगे जैसे भारत के विषय में, तो उसमें हम लोग को याद होगा। ठीक है, बेरिंग जल डमरू मध्य जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर होता है, इसको याद करिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें से किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? इसमें है देशांतर, इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? इसका राइट आंसर है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री देशांतर को एक साथ मिलाने पर बृहद वृत्त का निर्माण होता है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा भी एक बृहद वृत्त है। द प्राइम मेरिडियन पोसेस 1 और 2, मतलब अल्जीरिया से और फ्रांस से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है? ए 60 डिग्री नॉर्थ, जो कि एक बृहद वृत्त नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो प्राइम मेरिडियन डजनट पास थ्रू नाइजर से गुजरती नहीं है। यह लंदन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना, माली, बुर्किना फासो और टोगो से गुजरती है। सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त होती है, बिल्कुल करेक्ट है। और बृहद वृत्त ग्लोब को 2 समान भागों में विभाजित करती है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और इसके विषय में आपने देख ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नंबर है, समाचार देखते समय आप किसी स्थान के बारे में सुनते हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना है। आप उस स्थान के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो आप उसे मानचित्र पर ढूंढना चाहेंगे। तो निम्नलिखित में से किसकी या किन की आवश्यकता होगी ताकि आप मानचित्र पर उस स्थान का पता लगा सकेंगे? तो आपको पता है देशांतर और अक्षांश दोनों का जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 15 डिग्री अक्षांश कितने समय के बराबर होता है? तो आपको पता है 1 घंटे का बराबर होता है, मतलब 60 मिनट के बराबर होता है। इसके विषय में आपने देख लिया है। और 35 डिग्री दक्षिणी और 80 डिग्री पश्चिमी में स्थित एक स्थान की जो कि एंटीपोडल पोजीशन है, इसका विषय में अगर देखा जाए तो इसका राइट ऑप्शन में भी है 35 डिग्री नॉर्थ एंड 100 डिग्री ईस्ट, इसका राइट आंसर होगा। इसमें बताना है कथनों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा भूसमति को बचाते हुए टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है। देखिए, ये तो अगर कहा जाए तो सही है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा ग्रीनविच के 180 पश्चिम और के साथ साथ ही 180 पूर्व भी है, बिल्कुल करेक्ट है। और ग्रीनविच से पश्चिम की ओर यात्रा करने वाला जहाज अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को पार करने पर तिथि को 1 दिन पीछे कर लेता है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और 30 नंबर देखिए, दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है क्योंकि कुछ भूमि क्षेत्र और द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, इसकी वजह से टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाई गई है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ चैप्टर। इसमें देखेंगे नेक्स्ट में विषुवत रेखा पर स्थित देशों को इसी में इंक्लूड करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको बने रहिए। जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए, इस चैप्टर में देखेंगे विषुवत रेखा पर स्थित देश के विषय में। ये देखिए पूरे विश्व का ये मैप है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे विषुवत रेखा पर स्थित देश और विषुवत रेखा के विषय में। देखिए, अक्षांश समांतर पूर्व पश्चिम दिशा में एक दूसरे के समांतर खींचे जाते हैं। तो समांतर जो कि पूर्व पश्चिम दिशा में खींचे जाते हैं। ठीक है, पूर्व पश्चिम दिशा। और उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के मध्य दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई जो काल्पनिक रेखा है, ये पूरा अगर आप ग्लोब देखा जाए तो इधर आपका साउथ हो गया, इधर आपका नॉर्थ हो गया, दोनों पोल से समान दूरी पर है और बीच में ही इसको विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में काटती है। तो ग्लोब को 2 बराबर भाग में काटती है अगर देखा जाए। और सभी अक्षांशों से जो विषुवत रेखा होता है बड़ा होता है और इसे ग्रेट सर्किल भी कहते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश समांतरों की लंबाई उत्तरोत्तर घटती जाती है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, जैसे जैसे आप नॉर्थ में या साउथ में जाएंगे, वैसे अक्षांशों की लंबाई जो है ये ऐसे इस फॉर्मेट में रहेगा, ये घटते हुए जाएगी क्योंकि एक सर्किल का शेप होता है। यहाँ पे ग्लोब होता है, यहाँ पे पोल होता है, ये आपका साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका विषुवत रेखा है। तो धीरे धीरे ऊपर जाकर ये घटती जा रही है। देखिए, अक्षांश रेखाएं घटती जा रही है। ठीक है,
तो भूमध्य पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा की कुल लंबाई अगर टोटल जो विषुवत रेखा है इसकी टोटल लंबाई देखा जाए तो 40,90 किलोमीटर है और इसका कुल लंबाई का 78.7% भाग जली होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए जो विषुवत रेखा है मोस्टली जो कि देख रहे हैं यहाँ पे जल है, यहाँ पे जल है, मोस्टली जगह ये जल में ही है। तो लगभग 78.7% भाग जो कि कहाँ पे है, जल में ही है विषुवत रेखा। और शेष 21.2% जो भाग है, 21.2% ये देखिए ये स्थल है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका का भाग है, अफ्रीका का हो गया, इधर देखिए साउथ एशियन हो गया, और ठीक है, तो ये सब लगभग 21.3% भाग स्थलीय है और 78.7% भाग जली है। विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर बहुत ही कम होता है। वार्षिक तापांतर मतलब कि दिन में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, रात में कम। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल ही एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे हमेशा ही पड़ती रहती है, तो यहाँ पे गर्मी का एहसास हमेशा रहता है। ठीक है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से वार्षिक जो टेम्परेचर है या तापांतर कम पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी बरसात भी होती है और यहाँ पे जो क्रिएचर प्राणी होते हैं बिल्कुल ही अलग की तरह के होते हैं। पेड़ पौधे बिल्कुल सदाबहार होते हैं। यहाँ लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से जो उच्च और निम्न तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं हो पाता है। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो शीत ऋतु है, ठंडी का आभास यहाँ पे नहीं होता है। क्लियर हुआ। और अब देखते हैं भूमध्य रेखा से, जो कि इसको एक बार हम लोग इरेज कर लेते हैं, ये जो स्थित देश है, जो भूमध्य रेखा कौन कौन से देशों से होकर जाती है, क्योंकि स्थलीय भाग आपको ने देखा कि 21.3% है। तो इसमें से स्थलीय भाग में देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दक्षिणी अमेरिका का पार्ट है। दक्षिणी अमेरिका में अगर हम लोग देखें तो देखो इक्वाडोर है, यहाँ पे इक्वाडोर एक पॉइंट पे है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे है कोलंबिया है सेकंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पे ब्राज़ील है। देखिए तो 3 देशों से यहाँ पे देखकर गुजर रही है। ये दक्षिण अमेरिका की पार्ट है, दक्षिण अमेरिका तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ठीक है, अब ये भाग जली है। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे अब अफ्रीका में इंटर करेंगे, अफ्रीका में हम लोग इंटर कर रहे हैं, तो देखिए अफ्रीका में इंटर के ये देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट देख सकते हैं, गैबन है, कांगो हो गया, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जिसको बोलते हैं, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य या कांगो। ठीक है, इसके अलावा युगांडा, केन्या। ठीक है, युगांडा, केन्या ये विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। साथ ही साथ सोमालिया भी है। ठीक है, सोमालिया भी विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। इसके अलावा अब हम लोग आएंगे साउथ एशियन में, जिसमें से देख सकते हैं मालदीव है, मालदीव के बाद इंडोनेशिया हो गया, किरीबाती देख सकते हैं, किरीबाती हो गया, किरीबाती भी यहाँ पे है, किरीबाती जो कि विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। इसके अलावा साओ टोम प्रिंसेस दे सकते हैं, साओ टोम प्रिंसेस है। ठीक है, कुल मिलाकर 13 देश होकर गुजरते हैं। तो एक बार और देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका का इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। और अफ्रीका में देखा जाए तो गैबन, कांगो 2 है, देखिए एक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, एक कांगो गणराज्य है। इसके बाद युगांडा, सोमालिया, केन्या, मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया और किरीबाती है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत का कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो मतलब कोई, भारत बिल्कुल विषुवत रेखा से काफ़ी दूरी पर है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग और चीज़ें देखो, 13 देशों को आपने देखा जो विषुवत रेखा से होकर गुजरते हैं। भूमध्य, कर्क और मकर रेखा, देखिए यहाँ पे ये तो भूमध्य रेखा हो गया, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा ये दोनों ही रेखाएं अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में कई सारे कंट्री हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है तीनों ही रेखाएं। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पे देखिए भूमध्य रेखा तो है ही, साथ ही साथ मकर रेखा भी होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा इसमें नहीं गुजरती है, केवल 2 रेखाएं जो कि विषुवत रेखा और मकर रेखा जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में और अफ्रीका महाद्वीप में तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, और क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन आता है, तो अब क्वेश्चन को देखेंगे। आई होप विषुवत रेखा और पर स्थित देशों के विषय में आपने देखा मैप में बिल्कुल ही अच्छे ढंग से। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसेस, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, केन्या, सोमालिया, युगांडा, मालदीव, इंडोनेशिया,
और किरीबाती। क्लियर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और डिस्कस करते हैं। जैसे 31 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। देखिए जाम्बिया तो आपने देखा ही नहीं, मात्र 13 देश देखा था, केन्या, युगांडा, गैबोन, सोमालिया, इस तरह देखा था। ठीक है, 13 देश को आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा ही नोटिस नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन से देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। गैबन से गुजरती है, सोमालिया से गुजरती है, रवांडा से भी, रवांडा और भूमध्य रेखी गिनी, इन दोनों से ही नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। किस एक देशों से या किस एक देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। ब्राज़ील तो है ही, देखिए कोलंबिया हो गया, केन्या हो गया और इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए सूडान तो है ही नहीं, इसमें वेनेजुएला, इथियोपिया से नहीं गुजरती है, इसमें से देखा जाए तो जाम्बिया से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, जिसमें से तीनों देश से जो कि विषुवत रेखा को गुजरती है। भूमध्य रेखा जो गुजरती है केन्या से हो गया। इसमें से बताना कौन सी से मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील से होकर गुजरती है। इसमें से देख सकते हैं भूमध्य रेखा पर कौन सा देश स्थित है। देखिए कोलंबिया है, केन्या है, तो 2 और 3rd इसका राइट आंसर है। इंडोनेशिया के निम्नलिखित में से किस भू क्षेत्र को भूमध्य रेखा स्पर्श नहीं करती है। ये जावा नहीं है इसमें। और इसके अलावा देख सकते हैं कौन सी विषुवत रेखा 2 बार पार करती, नदी कौन सी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार पार करती, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर देख सकते हैं अफ्रीका के कांगो जायरे नदी जो है मध्य अफ्रीका में बहते हुए विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 4,670 किलोमीटर लंबी नदी है जो अफ्रीकी उच्च भूमि से निकलकर अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। क्लियर हुआ। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है ऑन इक्वेटर पे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि प्रधान यामोत्तर जो कि ध्रुव वृत्ति अथवा तथा विषुवत ध्रुवीय रेखा को परिच्छेदन बिंदु जो अवस्थित होता है अटलांटिक ओशियन में है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। सिंगापुर है इसका राइट आंसर। भूमध्य रेखा, सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। यह 1.17 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह भूमध्य रेखा से 200 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। जबकि मोगादिशु 2.02 उत्तरी अक्षांश पर, कोलंबो 6.56 उत्तरी अक्षांश पर, जबकि मनीला 14.40 उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश का सबसे लंबा समांतर है। यह है इक्वेटर, इसका राइट आंसर है। भूमध्य रेखा अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखा है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। इसे 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में सही है। जिसमें दोनों ही कथन सही है। पहला है कि 0 से 90 डिग्री तक संख्यांकित संकेंद्रीय वृत्त है। दूसरा है कि वे भूमंडल पर वृत्त है जो विषुवत वृत्त के समांतर और विषुवत वृत्त के उत्तर और दक्षिण में है। ग्लोब या मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची रेखाएं जो समान अक्षांशिक कोण वाले स्थानों को मिलाती है अक्षांश रेखाएं कहलाती है। वास्तव में रेखाएं न होकर वृत्त है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री विषुवत वृत्त से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव तक विषुवत रेखा के समांतर संकेंद्रीय वृत्त बनाती है। इसमें से बताना कौन सा सही नहीं है। तो ये सही नहीं है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी है। विषुवत क्षेत्रों में जनवरी से जुलाई के बीच तापमान में भारी बदलाव होते हैं। इसका राइट आंसर है। तो टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल रीजन चेंज सबस्टेंशियली फ्रॉम जनवरी टू जुलाई, इसका राइट आंसर है। विषुवतीय जलवायु क्षेत्र 5 से लेकर 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में विस्तृत है। इस पेटी में वर्ष भर समान उच्च तापक्रम और उच्च वर्षा पाई जाती है। इसमें औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है और वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दोपहर के बाद गरज और बौछार के साथ तीव्र वर्षा होती है। यहाँ पूरे वर्ष उच्च तापमान बना रहता है और उच्च व निम्न तापमान का अंतर बहुत ही कम होता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री से तापमान कम हो जाता है। इसलिए उच्च भूमि निम्न भूमि की अपेक्षा ठंडी होती है। विषुवत से ध्रुवों की ओर तापमान घटता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे। इसी तरह देखिए 21वीं तारीख जून की तारीख को सूर्य जो कि सूर्य के विषय में बता रहा है तो उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। इसका राइट आंसर है। और 21 जून को दोपहर में जब सूर्य किरणें कर्क पर सिर के ठीक ऊपर रहता है तो उत्तर
अयनांत या कर्क संक्रांति कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबे दिन होते हैं और ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत उस समय सर्वाधिक छोटे दिन होते हैं। इस दिन सूर्य उत्तर ध्रुवी वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। वास्तव में देखा जाए तो क्षितिज उस अपाधी रेखा कहते हैं जो बहुत दूरी पर आकाश और धरती को जोड़ते हुए नजर आता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें दे सकते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1 और 3 करेक्ट है। तो बसंत विषु 21 मार्च को होता है और शरद विषु 23 सितंबर को होता है। इसके अलावा देखिए, इसको देख लेते हैं। 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है और इन दोनों तिथियों को पूरे ग्लोब पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। जैसे जैसे सूर्य कर्क और मकर रेखा की ओर बढ़ता है, दिन रात की अवधि में अंतर स्पष्ट होता है। इसमें 21 मार्च वाले विषु को वसंत विषु और 23 सितंबर वाले विषु को शरद विषु कहते हैं। सूर्य 21 जून को कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध पर स्थित लंबवत चमकता है, जिसे उत्तरी अयनांत या कर्क संक्रांति कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में स्थित पर लंबवत चमकता है, जिसे दक्षिण अयनांत या मकर संक्रांति कहते हैं। तो 1 और 3 करेक्ट है इसमें। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं ऑन द इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। वह कौन सी तिथि या तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च इसका राइट आंसर है। 21 मार्च और 23 सितंबर इसका राइट आंसर है। इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स बोलते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। ठीक, ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है, तो इसको एक बार और देख लीजिए। 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होते हैं। ठीक है, इक्विनॉक्स के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें से बताना विच वन इज करेक्ट। तो इसमें देख सकते हैं वसंत विषु 21 मार्च को पड़ता है और विषु के दिन भूमध्य रेखा पर सीधा सिर के ऊपर होता है और विषु पर दिनों की लंबाई में बदलाव सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी के झुकाव में परिवर्तन के परिणाम है। तो इसमें जो करेक्ट है, इसमें केवल 1 और 2 करेक्ट है। ठीक है, एनडीए के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें से बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए सितंबर मंथ का ये है, दिन के मध्य में सूर्य उत्तरी ध्रुवी वृत्त पर सूर्य सिर के ऊपर होता है, एक गलत आता है। तो क्योंकि देखिए सितंबर महीने में लगभग धीरे धीरे ठंडा स्टार्ट होने लगता है धीरे धीरे। तो अब ये क्या नाम है, विषुवत रेखा के पास पहुंचना स्टार्ट होता है सूर्य। और देखिए जो करेक्ट है, जून में दिन के मध्य में सूर्य कर्क रेखा के सिर के ऊपर होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और 23 मार्च आपने देखा 21 मार्च को जो कि सूर्य कर्क रेखा में होती है। इसके अलावा देखिए दिसंबर में देखा जाए दिन के मध्य में सूर्य मकर रेखा पर सूर्य के ऊपर होता है, बिल्कुल करेक्ट है। मार्च में दिन के मध्य में सूर्य विषुवत रेखा के सिर के ऊपर होता है, क्योंकि इक्विनॉक्स जो कि 21 मार्च को होता है, इक्विनॉक्स जो कि मतलब दिन और रात बराबर होते हैं, तो उस दिन विषुवत रेखा पर लंबवत होता है सूर्य का किरणें। नेक्स्ट देखिए, किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है? चुंबकीय भूमध्य रेखा पर, मैग्नेटिक इक्वेटर पर। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज या समांतर होता है। इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल है, इक्वेटर है। ठीक है, तो चुंबकीय भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज या समांतर होता है। चुंबकीय फ्लक्स व पृथ्वी के बीच कोण θ=0 डिग्री, अतः चुंबकीय भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है। भूपृष्ठ के कौन से भाग में वर्ष भर आगामी सौर विकिरण में न्यूनतम विचरण होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इक्वेटोरियल रीजन। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाला सौर विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर प्राप्त होने वाला सूर्यताप सभी स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। सूर्यताप विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों पर सबसे कम होता है। विषुवतीय कटिबंध में बृहत्तम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप जो है, इसमें से बताना है। तो इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि अफ्रीका है। यहाँ पे तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क, मकर और विषुवत रेखा। और अफ्रीका की कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, भी ध्यान दीजिएगा। और अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पहला है कि एशिया आप जानते हैं। जिस स्थान पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, वार्षिक तापांतर जो कि भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही
धूप रहता है, ठीक है। और जबकि अन्य जगह देखा जाए कर्क और मकर रेखा पर विचलन से प्रभावित होती है। उत्तरी ध्रुव वृत्त में ग्रीष्मकाल का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, जबकि जाड़े में -80 डिग्री सेंटीग्रेड के समीप पहुंच जाता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव पर वार्षिक तापांतर जो कि अधिक पाया जाता है। अब देखिए कर्क रेखा पर स्थित हम लोग देशों को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्क रेखा के विषय में देखेंगे। कर्क रेखा जैसे ग्लोब हो गया, ग्लोब के ये 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा। वही मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ को बोलेंगे मकर रेखा, ठीक है। तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है विषुवत रेखा पे, यहाँ पे दैनिक तापांतर बहुत ही कम होता है। तो कर्क रेखा के विषय में एक बार देख लेते हैं कौन से देशों से होकर गुजरता है। आपने देखा है कि विषुवत रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। 78.7% भाग जो कि विषुवत रेखा का जल में है और 21.3% भाग जो कि स्थल पे है। और कैसे गुजरी आपको मैं इस तरह दिखा दिया, यही है, ये विषुवत रेखा की बात हो रही है। इसी तरह अब कर्क रेखा की अगर हम बात करें, कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। पृथ्वी के अच्छी झुकाव जो एक्सियल इंक्लाइनेशन होता है और परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा जो कि 21 मार्च, याद कर लीजिए डेट, 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करती है, ठीक है। 21 मार्च को 21 मार्च को मतलब धीरे धीरे अब सूर्य विषुवत रेखा की ओर होना स्टार्ट होती है। सॉरी, विषुवत रेखा नहीं, मतलब कि कर्क रेखा की तरफ, ठीक है। और 3 महीने के बाद जैसे ही 21 जून आता है, 21 जून कर्क रेखा में बिल्कुल ही ठीक सामने सूर्य की किरणें चमकती हैं। जिस दिन उस समय देखते हैं कि बहुत भयंकर गर्मी भी होती है, ठीक है। और 21 जून को ही मनाया जाता है कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत, 21 जून को मनाया जाता है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बोलते हैं इसको इंग्लिश में। विश्व के जिन क्षेत्रों से होकर गुजरती है, इसको अगर हम देखा जाए, ये यूएसए का है, उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, ये यहाँ पे इसको यूएसए बोलते हैं। ये कनाडा हो गया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ठीक है, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया। और यहाँ पे देखा जाए तो गैबन के अलावा देखिए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो हो गया, सोमालिया हो गया, केन्या हो गया जो कि विषुवत रेखा के पास में है। और इसके अलावा देखिए मलेशिया, यहाँ पे देखिए सकते हैं, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, साओ टोम प्रिंसेस हो गया, किरिबाती हो गया, जो कि टोटल 13 देशों से होकर गुजरता है विषुवत रेखा। और वहीं पे अगर हम बात करें कर्क रेखा के विषय में, तो यूएसए का हवाई द्वीप जो है, यूएसए का, ये यहाँ पे हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप यूएसए का जो कि गुजरता है कर्क रेखा से। वहीं पर वेस्टर्न सहारा, ठीक है, वेस्टर्न सहारा यहाँ पे देख सकते हैं, पश्चिमी सहारा, बहामास हो गया, यहाँ पे बहामास है, मारिटानिया देख सकते हैं, ये अफ्रीका में है, अल्जीरिया देख सकते हैं, अल्जीरिया यहाँ पे है, माली हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, माली, नाइजर, चाड, मिस्र भी है, ठीक है, मिस्र। इसके अलावा बात करें, देख सकते हैं ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, सऊदी अरब तो है ही, साथ ही साथ भारत से होकर गुजरता है। भारत से होकर हम लोग इसके विषय में पूरा डिटेल्स में अध्ययन किए हैं। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है, इसको हम देखे थे, मित्र गमछा झार, एक हम लोग वर्डिंग करके हम लोग इसको याद किए थे। 8 राज्यों से होकर गुजरता है, कैसे, किसके साथ, भारत में। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें, बांग्लादेश से भी होकर गुजरता है, म्यांमार, ताइवान, ठीक है, म्यांमार ताइवान से होकर गुजरता है, और चाइना भी, ठीक है, ये चाइना भी है, चाइना से भी होकर गुजरता है। आई होप क्लियर हुआ। तो यह चार्ट के सुदूर उत्तरी सीमा को स्पर्श करते हुए गुजरता है, भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम बात करें मकर संक्रांति 22 दिसंबर को उस समय पड़ती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। चूँकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है, इसलिए मकर रेखा पर जब 90 डिग्री सूर्य का 49 कोण होता है, तो ठीक उसी समय कर्क रेखा पर 43 डिग्री कोण बनता है, जो कि 90 - 47 करेंगे 43 हो गया। और मकर रेखा से कर्क रेखा की जो दूरी हो जाती है 47
डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपने देख लिया कर्क रेखा के विषय में। अब हम इसके क्वेश्चनों को करेंगे, तो एक बार और देख सकते हैं। यूएसए के हवाई द्वीप हो गया, मैक्सिको हो गया, बहामास हो गया, वेस्टर्न सहारा हो गया, मारिटानिया हो गया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, चाड, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, इसके अलावा देख सकते हैं इंडिया, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश हो गया, ताइवान हो गया। ठीक है, इतने सारे देशों से होकर गुजरता है। इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चंस को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है इसमें देख सकते हैं, जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, ये सही है। अधिकतम तापमान की मेखलाएं विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती हैं, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है, और देखिए शीत कटिबंध उभय गोलार्धों, ध्रुवी वृत्त और ध्रुवों के बीच स्थित बिल्कुल करेक्ट है। जेट वायुधाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो कि धरातली मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी पर अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं पाया जाता, बल्कि यह कर्क रेखा और मकर रेखा पर पाया जाता है, क्योंकि विषुवत रेखा क्षेत्र में मेघों बादलों की उपस्थिति सघन होती है और ये प्रकाश के अच्छे परावर्तक होते हैं, जबकि अयनवर्ती क्षेत्र में मौसम साफ रहता है, जिससे प्रकाश का अवशोषण अधिकतम होता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है, बिल्कुल करेक्ट है। एट इक्वेटर पर विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर संपूर्ण वर्ष कर्क और मकर संक्रांति सहित दिन रात 12-12 घंटे का बराबर होता है। जब सूर्य विषुवत रेखा को पार करते हुए कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो उसे कर्क संक्रांति कहते हैं और यह संक्रांति जून माह में पड़ता है। इस दौरान विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। कर्क रेखा जिससे होकर नहीं गुजरता है, भारत से होकर गुजरता है, मैक्सिको से होकर गुजरता है, मिस्र से होकर गुजरता है, ईरान से होकर नहीं गुजरता है, बिल्कुल ही यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तो कर्क रेखा पर जो है हवाई द्वीप हो गया, मैक्सिको हो गया, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी वेस्टर्न सहारा, मारिटानिया, ताइवान, चाइना, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ये सब आ गया। कर्क रेखा किस देशों से होकर गुजरती है? इसमें देख सकते हैं माली से होकर गुजरती है। इसका देखिए निम्नलिखित तिथियों में, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस लग रहा है, किस देशों से होकर नहीं गुजरता, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, वैसे करेक्ट है। ठीक है, नॉर्थ सूडान से तो होकर गुजरती नहीं है, यमन से नहीं भी, चार्ट जस्ट उसके पास से होकर गुजरती है। ठीक है, चार्ट को अगर देखा जाए तो बिल्कुल उसके पास से है, हालांकि यहाँ पे चार्ट बनाया गया लेकिन ये बिल्कुल उसके पास से होकर गुजरता है। ठीक है, तो माली इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 22 जून को सबसे छोटी होती है। ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। 22 जून की दोपहर को उसकी आपकी छाया सबसे छोटी होती है। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता तो उस समय भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर दिन की अवधि बढ़ जाती है और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत भूमध्य रेखा से दक्षिण जाने पर दिन की लंबाई कम हो जाती है और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। 21 व 23 मार्च को इक्विनॉक्स बोलते हैं, जब विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, मतलब दिन और रात दोनों ही बराबर होते हैं। 21 और 23 मार्च को वर्ष का सबसे बड़ा दिन और रात होता है। तो देखिए 21 जून को अब कहाँ की बात हो रही है? वर्ष का सबसे बड़ा दिन अब कहाँ की बात हो रही है? किस परिपेक्ष में देख रहे हैं? उत्तरी ध्रुव के परिपेक्ष में देख रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव के परिपेक्ष में? अगर उत्तरी ध्रुव के परिपेक्ष में देखा जाए तो 21 जून को दिन सबसे लंबा होता है, वहीं पर 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और जिसका जैसे उल्टा देखा जाए, दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो 22 दिसंबर को सबसे लंबा होता है, वहीं पे 21 जून को सबसे छोटा दिन वहाँ पर होता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो अगर 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। और 21 जून को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत या और 22 दिसंबर को मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहा जाता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है। पृथ्वी पर 12-12 घंटे का दिन और समय होता है, दिन रात बराबर होता है। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन। समर बिगिंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर 21 जून को। व्हेन इज द शॉर्टेस्ट डे कब होगा? 22 दिसंबर को होगा।
दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर। मकर रेखा पर स्थित देशों के विषय में हम एक बार देख लेते हैं। मकर रेखा पर स्थित देश को देखते हैं। अब हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से, जैसे कर्क रेखा के विषय में देखें, मकर रेखा के विषय में आप देखेंगे आप लोग। देखो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में अवस्थित होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर अगर देखा जाए तो 22 दिसंबर को चमकता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, भी ध्यान देने की जरूरत है। और वहीं पर इस दिन को उत्तरी जो कर्क रेखा वाला रेंज है वहाँ पे सबसे छोटा दिन होगा। और जब यहाँ पे लंबवत पड़ेगी 21-22 दिसंबर को, तो निम्न वायुदाब क्षेत्र हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु हो जाती है वहाँ पे। और उस समय उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है, मतलब बिल्कुल शीत ऋतु होती है। आप जैसे बीता है अभी। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी उस समय पड़ती है, जो कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इसलिए देखा जाए तो इस दौरान उत्तर पश्चिम मैदान में उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। और मकर रेखा कौन से देशों होकर गुजरती है? देखिए, ये दक्षिण अमेरिका का पार्ट है। इसमें से चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील। चीनी, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील। और अफ्रीका की रेखा के विषय में देखा जाए तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। इसके अलावा देखिए ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया जिसको बोलते हैं, फ्रेंच पोलिनेशिया से भी होकर गुजरती है। इसके अलावा देखिए, जो कि फ्रांस का ही पार्ट है। इसके अलावा देखा जाए तो बोत्सवाना देख लिया, ऑस्ट्रेलिया भी देख लिया, मेडागास्कर भी देख लिया, मोजाम्बिक भी देख लिया, दक्षिण अफ्रीका भी देख लिया, नामीबिया भी देख लिया, और टोंगा भी एक है, टोंगा भी। क्लियर हुआ? अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। मकर रेखा जो जिससे होकर नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर देखिए पैराग्वे से होकर गुजरती है, ब्राज़ील से होकर, अर्जेंटीना से, बोलिविया से होकर नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर है बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील देश से, दक्षिण अमेरिका ऐसे देश हैं। बोलिविया से मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। और इस रेखा पर स्थित देश निम्नलिखित इसमें से ब्राज़ील हो गया, पैराग्वे हो गया, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया है। देखिए विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों ही ब्राज़ील से होकर गुजरती है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा देखिए इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि कौन से देश से होकर मकर रेखा गुजरती है, इसको आपको पता है, बोत्सवाना। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? बोलिविया से होकर नहीं गुजरती है। चिली, पैराग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना से होकर गुजरती है। इसके अलावा इसमें भी बताना है कौन सा कि मकर रेखा होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया है, नामीबिया भी है, ब्राज़ील भी है, चिली भी है, चारों से होकर गुजरती है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का 49 कोण जो कि होता है 43 होता है। ठीक है, क्योंकि उस समय मकर रेखा की ओर लंबवत पड़ती है, तो 90 - 47 = 43 होता है। ठीक है, और मकर रेखा इसके अलावा देखा जाए तो मानक समय देखा जाए, स्टैंडर्ड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर है मानक समय, और इससे क्वेश्चन बहुत सारा आने की संभावना होता है मानक समय से, और देखना भी जरूरी है। तो मानक समय को एक बार हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं, मानक समय को। ठीक है, और इसको हम लोग देखते हैं। देखिए 0 डिग्री रेखा को मानक समय या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है। ठीक है, और जो प्राधान्य रेखा है इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो और घाना, कुल मिलाकर देखा जाए तो 9 देशों से होकर गुजरती है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें क्वेश्चंस को देखा जाए तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत का जो मानक समय होता है आपको पता है कि 82 डिग्री 30 मिनट पे होता है, जो कि GMT ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे का अंतर होता है। इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी की घोषणा अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में नई
सहस्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरणों निकोबार द्वीप समूह के कटचल द्वीप, इसको याद करिए, कटचल द्वीप पर दिखाई दी है। कटचल भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1600 किलोमीटर है और पोर्ट ब्लेयर से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 93-94 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग अलग करती है। यह ग्रीनविच से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 स्थानों पर मोड़ दिया जाता है ताकि एक ही स्थान पर तिथि को लेकर मतभेद की स्थिति न रहे। अलास्का के पास मोड़ दिए जाने के रास्ते पर 2 स्थानों के बीच की दूरी घट बढ़ जाती है, अतः ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर और भारत के मानक समय के बीच देखा जाए तो 97 डिग्री 30 मिनट देशांतर का अंतर होता है। बेरिंग जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। क्लियर हुआ? अब हम लोग देखेंगे फ्रांस का संबंध 12 समय क्षेत्र से, अमेरिका का 11, दक्षिण अफ्रीका का 2, इंग्लैंड का 9 से समय जोन है। इसके बाद देखिए ग्रीनविच क्वेश्चन है 72 नंबर। ग्रीनविच की समांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच के समय से या तो आगे है या तो पीछे है, इसमें से बताना है। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है 53214 के हिसाब से आप लगा लीजिए। तो सूर्य से पूर्व दिशा में उदित और पश्चिम दिशा में अस्त होने के कारण ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित देशों में सूर्योदय पहले होता है और पश्चिम में स्थित देशों में सूर्योदय बाद में होता है। साथ ही साथ समय का भी ऐसे ही होता है आगे पीछे। तो पूर्व से पश्चिम स्थित देशों का जो कि जापान होता है, इराक होता है, ईरान, क्यूबा, कोस्टारिका इस तरह है। अगर आप मैप को थोड़ा बहुत वर्ड मैप को देखें तो आपको आसान हो जाता है। इसके अलावा देखिए ग्रीनविच में मध्याह्न एक समय का स्थानिक समय 5 बजे साय है। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा एवं उत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो 5 बजे साय की बात हो रही है, तो इसमें से 75 डिग्री होगा क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटा अंतर होता है, 1 घंटा का डिफरेंस होता है। तो 75 डिग्री में तो 5 घंटा का अंतर होगा। 5 घंटा मतलब 12 से 5 बजा मतलब 75 डिग्री देशांतर रेखा होगा। जब स्टैंडर्ड या उत्तर स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है पर दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह के 6 बजे तक, देखिए जहाँ पे मध्याह्न रेखा वहाँ पे अगर दोपहर हुआ है 12 बजा दोपहर का, तो कहीं पे 6 बज रहा है, तो कहाँ की बात हो रही है? तो उस स्थान का देशांतर जो होगा 7 डिग्री 30 मिनट होगा, 7 डिग्री 30 मिनट होगा क्योंकि 1 डिग्री देशांतर रेखा पर 4 मिनट का अंतर होता है। भारतीय मानक के पूर्व का समय आगे और पश्चिम का समय बिल्कुल ही पीछे हो जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम दोपहर में 82 डिग्री 30, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के विषय में देखा है तो 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर पर दोपहर है। अच्छा, तो 6 बजे प्रधान या उत्तर रेखा से 6 घंटे पूर्व मतलब 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 6 घंटा में 90 डिग्री, तो इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 7 डिग्री 30 मिनट होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए किसी जगह का स्थानीय समय लोकल टाइम जो कि 6 बजे प्रातः है तो ग्रीनविच टाइम 3 बजे प्रातः है, तो 3 घंटे का डिफरेंस है। 3 घंटे का 1 घंटे में 15 मिनट होता है, 3 घंटे में कितना हो जाएगा? 15 3 45 मतलब 45 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। देशांतरी दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है 15 डिग्री। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। देखिए इसमें से जो सही है केवल ये सही है, जो कि अगर देखा जाए तो एक मतलब कि दोनों ही सत्य हैं। देख सकते हैं इसको, इसका एक्सप्लेनेशन विशेष के 1992 में क्वेश्चन आया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा से होकर गुजरती है, जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, अतः दोनों में 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। 4 डिग्री बराबर 1 मिनट और 15 डिग्री बराबर 1 घंटे का होता है, इसलिए 180 डिग्री इक्वल टू 12 घंटे होता है। ठीक है, यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न GMT से शुरू होती है तो उस समय भारत में भारतीय समयानुसार कितने बजे सुनी जा सकती है? 3:30 बजे सुनी जा सकती है, वो भी शाम के 3:30 बजे।
10 बजे की बात हो रही है सुबह की, और इंग्लैंड की बात हो रही है, तो इंग्लैंड लगभग आपको मान सकते हैं कि 0 डिग्री जो ग्रीनविच टाइम वहाँ पे लाई करता है। तो 82 डिग्री हाफ मिनट में अगर देखा जाए समय, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे लगभग आ जाएगा 5.5 घंटा आ जाएगा। ठीक है, 5.5 घंटा, 10 में 5 जोड़ेंगे, 10 2 12, 3 3.5 घंटा, 3.5 बज जाएगा समय। ठीक है, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगता है। एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचना है, तो नगर का देशांतर क्या है? 6 बजे शाम की बात हो रही है, और 6 बजे शाम की बात हो रही है, तो 1 घंटा में आपको पता 15 डिग्री होता है, 1 मिनट में मतलब कि 4 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो 6 घंटे और 12 मिनट माइनस करेंगे तो 5 घंटा 48 मिनट। इसको आपको डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में कन्वर्ट कर लिए, टोटल कितना मिनट हो गया? 348 मिनट बटे के 4 से डिवाइड करेंगे तो 87 पूर्वी देशांतर आ जाएगा। ठीक है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, अगर हम बात करें, अगर हम इसमें बात करें देखा जाए तो ये 80 नंबर क्वेश्चन है। एक सेकेंड रुक जाए प्लीज। तो देखिए 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट अथवा 15 देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। 90 डिग्री देशांतर के पर समय का अंतर 90/15 = 6 घंटे होता है। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन इज ड्रॉन खींचा जाता है, जो कि पैसिफिक ओशियन से होकर खींचा जाता है। 82 नंबर देखिए, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है देशांतर रेखा, जो कि लॉन्गिट्यूड्स जो कि समय का निर्धारण करता है। बिल्कुल करेक्ट, इसके विषय में आपने पूरा डिटेल्स में देखा है। जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और मध्याह्न प्रातः के 6:30 बजे हैं, तो किस देशांतर पर अंश पर बजेंगे? ठीक है, तो देखिए 6:30 बजे की बात हो रही है, प्रातः के, ये 82 डिग्री पर है, 82 डिग्री दोपहर है, तो प्रातः के 6 बजे की बात हो रही है, तो और भी पहले की बात हो रही है, तो ये जाहिर सी बात है पश्चिमी की ओर आएगा। तो 6:30 मतलब कि 82 डिग्री, इसको देखिए अभी निकाल लेते हैं, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जिसे भारत का मानक समय कहते हैं, तो 12 बज रहा उस समय। तो प्रातः के 6:30 बजे मतलब कि 12 में से 6:30 घटाएंगे तो 5.5 घंटा होगा। 5.5 घंटा, चूँकि 4 मिनट का समय 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में लगता है, तो 5.5 घंटे प्राप्त देशांतर जो होंगे इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 82 डिग्री 30 मिनट, मतलब बिल्कुल ग्रीनविच टाइम पर वो देशांतर रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वहाँ पे देशांतर रेखा ग्रीनविच टाइम बोलते हैं वहाँ पे। किसी एक क्षण किसी नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता है? ये आदिस इबाबा इथोपिया इसका राइट आंसर 2007 और 6 का क्वेश्चन है। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर लंदन से होकर गुजरती है। लिस्बन पुर्तगाल, अक्रा घाना ग्रीनविच रेखा के निकट स्थित होता है, जबकि आदिस अबाबा इथोपिया 38 डिग्री 42 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित होता है। अतः आदिस अबाबा का समय उक्त स्थान नगरों के समान नहीं होता है। 85 नंबर देखिए, यदि इकाई यामोत्तर पर 500 किलोमीटर पृथक 4 स्थान है और इकाई स्थान का मानक समय 12 बजे दोपहर है, तो अन्य 3 स्थानों पर क्या समय होगा? 12 बजे नून होगा। ठीक है, पृथ्वी कुल 360 देशांतर रेखाओं में विभाजित है। इन रेखाओं को मेडिटेरियन या मेरिडियन भी कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से प्रत्येक देशांतर रेखा बारी बारी से सूर्य के सामने आती है। जब किसी स्थान का देशांतर रेखा सूर्य के ठीक नीचे होता है, तो वहाँ के घड़ियाँ में दोपहर के 12 बजा लिए जाते हैं। अब वह घड़ियों के समय बताएगी, वह स्थानीय समय होगा। एक देशांतर या यामोत्तर पर इससे सभी स्थानों का स्थानीय समय एक जैसा होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। यदि 90 डिग्री वेस्ट देशांतर पर स्थित शहर में मध्याह्न 12 बजे है, तो 105 डिग्री वेस्टर्न देशांतर पर स्थित शहर के समय क्या होंगे? इसमें दे सकते हैं 11 बजे होंगे। ठीक है, 2 शहर में देखा जाए तो 30 मिनट नॉर्थ और 60 मिनट ईस्ट, इसी तरह 20 शहर की बात हो रही है। इनकी वजह समय का डिफरेंस होगा 80 मिनट होगा, इसको देखकर ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CDS के 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, यदि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थानीय समय पर रविवार के 6 बजे पूर्वाह्न है तो 82 डिग्री पश्चिमी देशांतर में बात किया जाए तो वहाँ पे फ्लोरिडा में स्थानीय समय क्या होगा। 5.5 घंटा तो डिफरेंस यही हो गया। तो यहाँ पर सुबह का 5 बजा तो और उधर जाएंगे तो रात हो जाएगी, रात की बात होगी। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 82 डिग्री 82 से 1/2 डिग्री जो कि पूर्वी देशांतर में स्थानीय समय के रविवार के 6 बजे पूर्वाह्न है। 82 डिग्री पश्चिमी देशांतर में फ्लोरिडा में क्या समय होगा। तो देखिए शनिवार की बात हो रही है जो कि अपराह्न की बात होगी, रात की, शाम की बात, 6:58, क्योंकि 82 डिग्री भारत का समय होगा और जैसे ग्रीनविच टाइम पर पहुंचेगा तो वहाँ पे 5.5 घंटा का कमी आएगी। तो यहाँ पे अगर 6 बजे आए तो 5.5 घंटा वैसे ही माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 5.5 घंटा आ गया तो कमी करना पड़ेगा। दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। जब कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को पार करता है तो तिथि में 1 दिन का अंतर हो जाता है। जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो 1 दिन का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करेंगे तो 1 दिन का फायदा होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पश्चिम की ओर जाना, पूर्व से पश्चिम की, तो 1 दिन का नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। तो रविवार है तो वहाँ पे शनिवार हो जाएगा, तो पहली बात तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो या तो ये हो सकता है या तो ये, तो पूर्वाह्न तो हो नहीं सकता, तो अपराह्न ही होगा, सीधे मार दीजिए आंसर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के दोनों ओर 1 दिन तक समयांतर पृथ्वी के अनंत अक्ष के कारण होता है, ये गलत ऑप्शन है। देख सकते हैं जो सही है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा अधिकांशतः 180 डिग्री अमोत्तर पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के ठीक दोनों स्थानों के बीच समयांतर लगभग 1 दिन का होता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के दोनों ओर 1 दिन तक का समयांतर पृथ्वी के अनंत अक्ष के कारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा होता है। इस कारण इस तिथि में परिवर्तन होता है। घड़ियों का समय ठीक रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेखा के पूर्व से पश्चिम जाने पर 1 दिन बढ़ाते हैं और पूर्व से पश्चिम से पूर्व जाने पर 1 दिन घटाते हैं। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह कितने देशांतर पर अवस्थित होता है, जो कि 30 डिग्री ईस्ट पर स्थित होता है। जब हम विश्व मानचित्र या ग्लोब पर 15 डिग्री यमोत्तर को मानकर ग्रीनविच यमोत्तर से प्रारंभ कर पूर्वी दिशा में उनकी गिनती करो तो हम पाते हैं कि इस यमोत्तर का समय जो होगा 1 घंटा तेज होगा। ग्रीनविच माध्य समय GMT से निम्नलिखित में से किस देश का समयांतर अधिक होगा। इसमें है भूटान, इसका राइट आंसर है। 5.5 घंटा भारत, इस तरह आप दे सकते हैं। यदि 0 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय 28 फरवरी 2013 के 19 बजे हैं तो 88 डिग्री 30 मिनट देशांतर पर अवस्थित स्थान पर तिथि और स्थानीय समय क्या होंगे। इसका राइट आंसर है 0054 आवर्स। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे अन्य तथ्यों के विषय में, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के विषय में अगर देखें हम लोग एक बार अन्य तथ्यों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मकर रेखा, भूमध्य रेखा और तीनों अफ्रीका से होकर गुजरते हैं, इसके विषय में आपने देख ही लिया है। कर्क रेखा, मकर रेखा अगर बात किया जाए तो दोनों ही दक्षिणी अमेरिका से, जो कि ब्राज़ील एक ऐसा है कि दोनों से गुजरता है। इसके अलावा देखिए एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है तो पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, तो वह कहाँ उतरेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। यह है आइसलैंड, आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में। पृथ्वी पर उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड, जो कि जाहिर सी बात है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रिकॉर्ड होते हैं। वर्ष भर दिन और रात बराबर होता है, इक्विनॉक्स जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा पर। प्रधान मध्याह्न रेखा और विषुवत रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, जिस रेखा का उपयोग विश्व के विभिन्न देशों के समय गणना के लिए किया जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश के द्वारा पृथ्वी को उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में, 0 डिग्री देशांतर के द्वारा पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित किया जाता है। ये दोनों ही अटलांटिक महासागर, गिनी की खाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, गिनी की खाड़ी में एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन इस समय इस स्थान को मध्य अटलांटिक महासागर कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य
अटलांटिक, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए या जैसे भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन उस स्थान को मध्य अटलांटिक महासागर कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा को ध्रुवों की ओर अग्रसर होते हैं तो समय जो दैनिक ताप होता है घटता जाता है। पृथ्वी पर सूर्यताप का अधिकतम ऋतुनिष्ठ निर्प्रयास निम्नलिखित में से किस अक्षांशिक कटिबंध में है? इसका राइट आंसर पोलर में है। 104 नंबर देखिए, वर्ष में ग्रीष्म और शीत ऋतुओं के होने का कारण क्या है? रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 105 नंबर। 105 नंबर क्वेश्चन है कि एनडीए का 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें से कौन सा सही है? सी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही है। दिवालोक तथा वायु ताप में दैनिक या आहिक आवर्तन, वायु तथा जल दोनों का प्रवाह पथ एक तिरछे दिशा में सुसंगत रूप से मुड़ जाता है। ज्वार भाटा की गति, तो 1, 2 एंड 3 करेक्ट है। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की ओर भांति घूमता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या परिभ्रमण गति या दैनिक गति कहते हैं। घूर्णन गति का पर्यावरण पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। दिवालोक तथा वायु ताप में दैनिक या आहिक आवर्तन, वायु तथा जल दोनों का प्रवाह पथ एक तिरछे दिशा में सुसंगत रूप से मुड़ जाता है। ज्वार भाटा की गति। शीतकालीन अयनांत के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें देख सकते हैं, उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है। सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में प्रत्येक वर्ष 21-22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस घटना को शीतकालीन अयनांत कहा जाता है और इस स्थिति में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ती है, जबकि उत्तरी ध्रुव वित्तीय क्षेत्रों में तो ये पहुँच भी नहीं पाते, जिससे उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है। इसके अलावा देख सकते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन, ग्रीष्म संक्रांति 21 जून, शीत संक्रांति 22 दिसंबर, वसंत विषु 21 मार्च और शरद विषु 23 सितंबर, इसका राइट आंसर है। दिन और रात की अवधि में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना कौन सा सही है? तो इसमें देख सकते हैं, भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है और दूर जाने पर प्रगामियत बढ़ता जाता है। इसका देखिए, प्रदीप्ति का वृत्त पृथ्वी को कौन से दो गोलार्धों में विभाजित करता है? इसका राइट आंसर डे एंड नाइट, दिन और रात। ग्लोब पर दिन और रात का अंतर बताने वाला वृत्त है। यदि पृथ्वी अपने ध्रुव पर झुकी हुई न होती तो दिन और रात बराबर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देख सकते हैं, समान देशांतर वाले स्थानों पर भिन्न भिन्न समय में सौर मध्याह्न होता है, ये सही नहीं है और सब सही ऑप्शन है। इसके अलावा देख सकते हैं नेक्स्ट में, पृथ्वी की सतह पर वह काल्पनिक रेखा जो 180 डिग्री यामात्रा का अनुसरण करती है वह है इंटरनेशनल डेट लाइन। इसके अलावा देख सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं के जाल को बनाने वाले समांतर और यामात्रों के संपूर्ण तंत्र को क्या कहते हैं? ज्योग्राफिक ग्रिड कहते हैं। कौन सा यामोत्तर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच सीमा रेखा बनाता है? यह है द मेडिटेरियन ऑफ केप ऑफ तस्मानिया। पृथ्वी लघुत्व दीर्घवृत्तीय के आकार ही क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी भूमध्य रेखा पर हल्की सी उभर आती है और ध्रुव पर चपटी हो जाती है। जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ज्वालामुखी के विषय में, भूकंप और सुनामी के विषय में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ज्वालामुखी के विषय में डिस्कस करते हैं। ये देखिए, पूरे ही विश्व का ये मैप है, इसमें अपना प्यारा देश भारत देख सकते हैं यहाँ पे है। और ज्वालामुखी के विषय में अगर देखा जाए तो ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुँचते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली जो गैस है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प, जिसको बोलते हैं H2O, जलवाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाले अन्य गैस में भी देख सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनो जो कि बहुत जहरीली है, हाइड्रोक्लोरिक HCl हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड भी हो गया, HF, ये सब। इसके अलावा हीलियम भी हो गया। जो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा अपार मात्रा में जलवाष्प पाई जाती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, N2, SO2, इस तरह का, ठीक है। और ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं? जो तरल पदार्थ होता है उसको बोलते हैं मैग्मा, ठीक है। और जब मैग्मा धरातल पर विस्तृत होती है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है
और यह बहुत ही गर्म होती है। अगर वीडियो आप एक बार ज्वालामुखी का वीडियो यूट्यूब पर डालिए, बहुत सारा लाइव वीडियो आपको मिलता रहता है, ठीक है। और अगर लावा का टेम्परेचर देखा जाए तो लगभग 600 से लेकर 1200 डिग्री सी तक रेंज लाई करता है। और धरातल पर लावा ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टा का रूप, आग्नेय जो चट्टान होता है इसका रूप धारण करता है जैसे लावा ठंडा होता है, ठीक है। और इसके अलावा देखा जाए तो सिलिका के आधार पर लावा भी दो प्रकार के होता है, एक एसिड लावा और बेसिक लावा होता है। एसिड लावा बहुत ही गाढ़ा और चिपचिपा होता है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। वहीं पर बेसिक लावा बात किया जाए तो हल्का और पतला होता है, इसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जब लावा धरातल पर पहुंचने से पहले ही उसके नीचे जम जाता है तो आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आंतरिक आग्नेय इग्निशियस रॉक बोलते हैं इंग्लिश में इसको। और ये दो प्रकार के होता है, एक तो होता है प्लूटोनिक, एक होता है मध्यवर्ती चट्टान। अगर थोड़ा सा और डिटेल्स में देखें तो क्रेटर वर्ड भी बहुत आता है, आगे आएगा क्वेश्चन में। क्रेटर क्या होता है, ज्वालामुखी शंकु के समानतः मिलने वाले जो कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्रेटर कहते हैं। खासतौर से आप इस तरह देखे होंगे, इस तरह का होता है। और इसमें जलभराव के कारण क्रेटर झील का निर्माण होता है, जैसे जलभराव का होता है। जैसे महाराष्ट्र में देखेंगे एक बुढ़ाना जिले में लोनार झील है, एक लोनार झील भी इसका एग्जाम्पल है, क्रेटर का एग्जाम्पल है। इसके अलावा देखिए काल्डेरा भी है। और गीजर वर्ड देखिए आता है, गीजर जो कि गर्म जल का एक ऐसा स्रोत होता है जिसमें समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित येलो नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर है, ओल्ड फेथफुल गीजर है, ठीक है। वहीं पर धुआंरे की बात किया जाए, धुआंरे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक होते हैं। इनमें से गैस व जलवाष्प निकला करते हैं, ठीक है। अलास्का यूएसए के कटमई पर्वत को हजारे धुआंरों की घाटी कहा जाता है। वहीं उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी इस प्रकार है। पहला अगर देखा जाए तो एक्टिव वल्कनोज होता है, एक्टिव वल्कनोज होता है। सेकेंड अगर देखा जाए तो एक्टिव वल्कनोज जो होता है मतलब नाम से ही पता चल रहा है हमेशा एक्टिव रहना। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी में हमेशा विस्फोट या उद्बोधन होता ही रहता है, हमेशा खुला रहता है, ठीक है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो एक्टिव वल्कनोज कौन सा है, किलायू। किलायू हम लोग देखेंगे अभी वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं तो किलायू के विषय में देखेंगे। किलायू जो कि अमेरिका हवाई द्वीप में है, देख सकते हैं। ये यूएसए है, यूएसए में किलायू जो कि है, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए किलायू है ना, हवाई द्वीप में है, यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए किलायू के विषय में देखा, इसमें 2018 की अवधि तक हमेशा ही उद्भेदित होता रहता है 1983 से। और 4 शीर्ष ज्वालामुखी हैं लावा के उद्भेदन के आधार पर देखा जाए तो एक किलायू हो गया, एक माउंट एटना हो गया, माउंट एटना। इसके अलावा पिडन डी ला हो गया, न्यामुरागिरा हो गया। वहीं पर आकार के दृष्टि से सबसे बड़ा ज्वालामुखी देखा जाए तो हवाई द्वीप जो कि माउना लोआ और किलायू सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूएसए में है, ठीक है। वहीं पर अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और बताऊंगा मैं, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली का नाम सुने होंगे, स्ट्राम्बोली देख सकते हैं यहाँ पे, स्ट्राम्बोली यहाँ पे है, स्ट्राम्बोली जिसको प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं कभी कभी। तो स्ट्राम्बोली जो कि भूमध्य सागर के अंतर्गत टाइरेनियन सागर सिसिली के उत्तर में स्ट्राम्बोली द्वीप है। तो इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं जो कि आपको क्लियर आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे स्ट्राम्बोली है। और ये हमेशा ही जागृत ज्वालामुखी है। इसमें से सदैव प्रज्वलित गैस निकलने के कारण आसपास के क्षेत्र में क्या रहता है, प्रकाश रहता है। जैसे नाइट हो गया, रात में अगर हमेशा ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो जाहिर सी बात आग अगर निकलता रहेगा इसमें तो प्रकाश आएगा उससे, तो हमेशा ही जागृत रहता है, जिसकी वजह से हमेशा ही यहाँ पे प्रकाश रहता है। इसकी वजह से इसका नाम भी पड़ गया है प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है। वहीं पर ओजेस डेल सलाडो जो कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर सक्रिय ज्वालामुखी है। चिली और अर्जेंटीना, देखिए चिली और अर्जेंटीना देख सकते हैं, क्या नाम बताया मैंने आपको, ओजोस डेल सलाडो, देख सकते हैं ओजोस डेल सलाडो, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर, ठीक है। चिम्परांजो इक्वाडोर में है, यहाँ पे देख सकते हैं। हडसन जो कि चिली में है, कोटापैक्सी जो कि इक्वाडोर में है, ठीक है, ये भी ज्वालामुखी है।
इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा है ओजोस डेल सेलाडो, जो कि आपने देखा ओजोस डेल सेलाडो, जो कि अर्जेंटीना चिली में है। भारत में अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि बैरन द्वीप के पास है। यहाँ पे बैरन द्वीप है। जब अपने प्यारा देश भारत का मैप देखेंगे तो उसमें और भी अच्छा ढंग से देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे, ये तो सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी के विषय में हम लोग देखें। अब दूसरा हम देखेंगे डोरमेंट। डोरमेंट होता है निष्क्रिय, प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसको हिंदी में बोलते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी मतलब कभी कभी उद्बोधन हो सकता है, मतलब कंटिन्यूस नहीं रहता है इसमें। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी में जो दीर्घकाल से विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन संभावनाएं बनी रहती है कि कभी हो सकता है। जैसे कि माउंट सेंट हेलेंस, माउंट सेंट हेलेंस देख सकते हैं, यूएसए में यहाँ पे है। इसके अलावा अगर हम बात करें, माउंट एडम्स भी है, ठीक है, यूएसए में ही है। और माउंट सेंट हेलेंस, जो कि इसको फ्यूजियामा आप अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग थर्ड ज्वालामुखी जो देखेंगे, मृत ज्वालामुखी, जिसमें कभी संभावना ही नहीं, एक बार उद्गम हो गया, उससे ज्वालामुखी निकल गई, उसके बाद फिर ऐसा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं मृत ज्वालामुखी, और कोई संभावना नहीं होता है। तो अफ्रीका के पूर्वी भाग में, जो कि किलिमंजारो देख सकते हैं यहाँ पे आपने, किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, ये बिल्कुल मृत ज्वालामुखी है। इक्वाडोर का चिम्बराजो देख सकते हैं, इक्वाडोर यहाँ का ये चिम्बराजो, ये भी मृत ज्वालामुखी है। म्यांमार का पोपा, देखिए म्यांमार यहाँ पे है, म्यांमार का पोपा है, इसको यहाँ पे हालांकि दिखाया नहीं गया, म्यांमार है। और इसके अलावा देख सकते हैं बहुत सारे ज्वालामुखी है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए माउंट फिजियामा, जो कि जापान में, इसको देख सकते हैं। इंडोनेशिया में ताम्बोरा है, क्राटोकोवा इंडोनेशिया में है। न्यूजीलैंड में देखिए रुआपेहू है, ठीक है, इस तरह देख सकते हैं। हेक्ला जो कि आइसलैंड में है। एटना भी सिसिली द्वीप में है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। माउंट हुड यूएसए में आपने देख लिया। तो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि बहुत सक्रिय ज्वालामुखी का देख सकते हैं एक बार एग्जांपल। इस्तांबुली, माउंट एटना, किलायू, समेरू, मेरापी, तुकानो, ये सब है। कोटापैक्सी, मानोलोवा, ये सब है। ओजोस डेल सेलाडो देखा ही आपने। फ्यूजियामा के विषय में देखा, जो जापान में है। प्रसुप्त ज्वालामुखी में क्राटोकोवा है, नारकोंडम द्वीप अंडमान निकोबार में है। और मृत ज्वालामुखी आपने देख लीजिए, किलिमंजारो, चिम्बरांजो बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट पोपा हो गया, कोह सुल्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखेंगे, जैसे क्वेश्चन हो गया इस्तांबुली के विषय में आपने देखा, जिसको प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में प्रकाश रहता है, क्योंकि ज्वालामुखी का जैसे उद्गमन होता है। तो ये जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसको कहते हैं, आपने देखा ही। और इसका लोकेशन भी आपने देखा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भूमध्य सागर के मध्य में है। और संसार का सर्वाधिक सक्रिय जो कि किलायू ज्वालामुखी है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट में देखा, किलायू ज्वालामुखी के विषय में आपने देख लिया है, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप में है। इसको आप मैप में भी देख सकते हैं, किलायू, ठीक है, किलायू यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ आपको पता है कि इस्तांबुली है। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो देखिए 2, 3, 4 है। सक्रिय में कोटापैक्सी हो गया, एटना हो गया, फ्यूजियामा होगा, ठीक है। और एकांगुआ जो कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का शांत ज्वालामुखी है। 5वां नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रियाशील ज्वालामुखी जो कि 2 और 4 है, एटना और विसुवियस है। माउंट एटना सिसिली और विसुवियस नेपाल दोनों ही इटली में सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है। एकांगकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर है। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनोज निम्नलिखित में से किन पेटियों या किन बेल्ट में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है 6वां का ऑप्शन नंबर ए है। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। आज संसार में ऐसे ज्वालामुखियों की संख्या 500 हो गई है। माउंट एटना जो कि है एक वोल्केनो है। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी जो यूरोप में इटली के सिसिली द्वीप पर पाया जाता है। जब भूगर्भ से मैग्मा, गैस, चट्टान, टुकड़े, धूलकण आदि पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं तो इसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, जागृत, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी। मोनोलोवा एक एग्जाम्पल होता है सक्रिय ज्वालामुखी का, जो कि 4170 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट तथा उद्भेदन होता है। इनका मुख सदैव खुला रहता है। समय समय पर मैग्मा, धुआं और अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं और शंकु का निर्माण होता है। जबकि प्रसिद्ध ज्वालामुखी में दीर्घकाल से उद्भेदन नहीं होता है,
किंतु संभावनाएं बनी रहती है। जब एक कभी अचानक क्रियाशील हो जाए तो जनधन की अपार क्षति होती है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? यह है आपका इंडोनेशिया में माउंट मेरापी ज्वालामुखी है और यह ज्वालामुखी लगभग 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। 27 नवंबर 2021 को माउंट मेरापी में विस्फोट की घटना दर्ज की गई थी। माउंट मेरापी जो कि इंडोनेशिया से संबंधित है और सकुराजिमा जो कि जापान से, माउंट विसुवियस इटली से, माउना लोआ जो कि हवाई द्वीप से संबंधित है। किलिमंजारो एक आग्नेयगिरी है, वेल्कनो है किलिमंजारो, और अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया नामक देश में स्थित है। माउंट किलिमंजारो प्रसिद्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है। माउंट किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो कि सतही प्लेट के मध्य घटित होता है। कौन सा एक प्रसूत ज्वालामुखी है जो कि माउंट किलिमंजारो है? निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य में घटित होता है? जो कि माउंट किलिमंजारो इसका राइट आंसर है। और परिप्रशांत मेखला सुनामी का अति संवेदनशील क्षेत्र है। द सर्कम पैसिफिक बेल्ट इज द मोस्ट वनरेबल जोन ऑफ सुनामी और दिस बेल्ट इज द मोस्ट एक्टिव टेक्टोनिकली एंड जननेस वस मोर मेजर अर्थक्वेक, जो कि दोनों ही कथन सही है, ये और दोनों ही सही है। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है तट पर आती समुद्री लहरें। ये वस्तुतः बहुत लंबी व कम कंपन वाली समुद्री लहरें जो महासागरीय भूकंपों के प्रभाव से महासागरों में उत्पन्न होती है। सुनामी लहरों के साथ जल की संपूर्ण गहराई तक जाती है, इसलिए ये अत्यधिक प्रलयकारी होते हैं। सुनामी लहरों की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे खतरनाक स्थिति में है। महासागरीय प्लेटों के अभिसरण क्षेत्रों में ये अत्यधिक शक्तिशाली होती है। परिप्रशांत मेखला विवर्तन की दृष्टि से अति सक्रिय क्षेत्र और विश्व के प्रमुख भूकंपों का स्रोत होता है। वेल्कनोज माउंटेन का संबंध देखा जाए तो सूची 1 को सूची 2 से अगर देखा जाए तो इसमें देख सकते हैं माउंट रेनर का संबंध यूएसए से है। माउंट एटना अभी आपने देखा इटली के है। माउंट पेरिकुटिन जो कि मैक्सिको से संबंधित है एंड माउंट एपो फिलीपींस से संबंधित है। माउंट ताल जो कि फिलीपींस से भी है। इसके अलावा देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। और इसमें देखिए एल्ब्रुस का संबंध जो कि पर्वत शिखर होता है रसिया का, किलिमंजारो तंजानिया से, माउंट कुक न्यूजीलैंड का है, वहीं पे मैकिनेले संयुक्त राज्य अमेरिका का है, माउंट पीक है। माउंट ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस आपको आपने देखा ही, ये यूएसए में है, मैंने इसको दिखाया भी, और इसकी ऊंचाई लगभग 2530 मीटर है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कास्केट वाशिंगटन में स्थित है माउंट सेंट हेलेंस। आई होप क्लियर हो गया होगा। जियोग्राफिकल फिनोमेना पर विचार करना जो कि इसमें से बताना है विच वन इज करेक्ट। इसमें देख सकते हैं भ्रंश का विकसित होना, भ्रंश के साथ गतिशीलता और ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा उत्पन्न परिघात और चट्टानों का वलय फोल्डिंग ऑफ रॉक, ये सब एग्जाम्पल होता है भूकंप के कारण होते हैं। ठीक है, इसका देखिए ज्वालामुखी उद्गार वल्कनोज इरप्शन जो नहीं होता है बाल्टिक सी में नहीं होता है। ज्वालामुखी उद्गार बाल्टिक सागर में नहीं होता, जबकि काला सागर, कैरिबियन सागर, कैस्पियन सागर में से ज्वालामुखी उद्गार पाया जाता है। ज्वालामुखी क्रिया के आदर्श क्षेत्र पर्वत निर्माण क्षेत्र और सागरीय तटवर्ती भाग होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के लिए आवश्यक शर्त पृथ्वी के नीचे पर्याप्त मात्रा में मैग्मा के साथ जलवाष्प और गैसों की प्रचुरता का होना होता है। विश्व के सर्वाधिक ऊंचे और अधिक मात्रा में ज्वालामुखी प्रशांत तटीय पेटी में पाए जाते हैं, इसलिए इसे पेटी को अग्नि वलय कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? यह माउंट कोटापैक्सी है। और इसके अलावा देख सकते हैं नेक्स्ट में सबनकाया पेरू से संबंधित है, माउंट एटना इटली से, कोलिमा मैक्सिको से, मेरापी का संबंध जो कि इंडोनेशिया से है। और नेक्स्ट बताना क्वेश्चन विच वन इज करेक्ट। एटना का संबंध सिसिली इटली से, विसुवियस का संबंध इटली से, इरेबस का संबंध अंटार्कटिका से, कोटापैक्सी का संबंध इक्वाडोर से है। रिंग ऑफ फायर बिलोंग्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्कनो। ठीक है, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी के वितरण से संबंधित सक्रिय परिमंडल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में विश्व के लगभग 68% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीपचापों, समुद्री द्वीपों के सहारे पाई जाने वाली एक अभिसारी प्लेट परिसीमा के अंतर्गत सुनामी प्रवण क्षेत्र है। ज्वालामुखी की इस श्रृंखला को प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त अथवा अग्नि वलय कहते हैं। सर्कम पैसिफिक बेल्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें देख सकते हैं 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। इट इज एन एक्टिव वेल्कनोज रियल्म, इट इज एन एक्टिव सिस्मिक रियल्म, और इट इज प्रोन टू सुनामी, यह सुनामी प्रवण है। इसके अलावा देख सकते हैं नेक्स्ट में
इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ज्वालामुखी है असामा जो कि जापान का, क्राकोटोवा इंडोनेशिया का प्रसिद्ध ज्वालामुखी, लाकी आइसलैंड में, ताल जो कि फिलीपींस के। सब देखिए यूपीएससी फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर में 2013 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए इसमें, इस बुक की यही खासियत है कि सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया जो कि टॉप लेवल का जो एग्जाम है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के और एनडीए सीडीएस के भी एग्जामों को इसमें लिया गया है। ठीक है। और निम्नलिखित ज्वालामुखी उद्गारों में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक है, दैट इज द वल्केनियन है। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी का उद्गार शांत ढंग से होता है तथा विस्फोट बहुत कम होता है। इस्तांबुली तुल्य ज्वालामुखी हवाईयन तुल्य से अधिक विस्फोट के साथ प्रकट होता है। वल्केनियन तुल्य का विस्फोट प्रायः भयंकर उद्गार के साथ होता है, जबकि पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होता है। द मोस्ट एबंडेंट आर इमिटेड फ्रॉम वल्केनेज, मतलब ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली अत्यधिक प्रचुर गैसें जो है वाटर वेपर है, जलवाष्प है। ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाले गैसों में सबसे अधिक मात्रा 60 से लेकर 90% जलवाष्प होती है। ज्वालामुखी उद्गार में लावा, राख, गैस, लैपिली आदि भी निकलते हैं। मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होने पर ज्वालामुखी में विस्फोटक उद्गार देखे जाते हैं, जबकि सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार प्राय शांत होते हैं। लहर, लैपिली, टेफ्रा आदि क्रियाशीली क्रियाएं ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित हो, जबकि टायल, हिमानी प्रक्रम से संबंधित स्थलाकृति हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, दैट इज द टालस, इसका राइट आंसर है। ज्वालामुखी उद्गार होने पर ज्वालामुखी के शीर्ष पर बनने वाले को गर्त को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं क्रेटर बोलते हैं, ज्वालामुखी क्रेटर बोलते हैं। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार जिसमें होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, ताप और अन्य गैसें बाहर निकलती है। ज्वालामुखी उद्गार होने पर ज्वालामुखी के शीर्ष पर बनने वाले रूप के आकार को क्रेटर कहते हैं, और इसमें यदि जल का भराव हो जाए तो क्रेटर झील बन जाता है। जैसे महाराष्ट्र का लोनार झील क्रेटर का अधिक विस्तृत रूप काल्डेरा कहलाता है। और निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी विशेषता है ज्वालामुखी का उत्पाद है, दैट इज द काल्डेरा, इसका राइट आंसर है। 32 देखिए इसमें कौन सा डेक्कन ट्रैप के बारे में सही है। डेक्कन ट्रैप के बारे में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए है। क्रिटेशियस कल्प की समाप्ति के आसपास बिदरी उद्गार के रूप में गहन ज्वालामुखी सक्रियता घटित हुई है। ज्वालामुखी लावा क्षैतिज चादरों में फैल गया है। यहाँ पाई जाने वाली रेगड़ मृदा नाइट्रोजन समृद्ध है, तो इसमें देखिए ओनली 1 और 2 करेक्ट है और थर्ड इसमें इनकरेक्ट है। देखिए निम्नलिखित में से किस पर्वत में बहिर्वेदी ज्वालामुखी के विषय में बात हो रही है, तो इसमें से जो राइट आंसर है हिमालयन है, क्योंकि इसका राइट आंसर है। हिमालय का निर्माण वलन नामक भूगर्भिक क्रिया के तहत हुआ है। हिमालय प्रायद्वीपीय पठार की अपेक्षा नया है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय का निर्माण भूसंनतियों में जमा अवसादों के दो प्लेटों के बीच आने के कारण दबकर सिकुड़ने और ऊपर उठने से हुआ है। इस पर कोई बहिर्वेदी ज्वालामुखी नहीं मिलते हैं। राकी उत्तर अमेरिका में स्थित है, जिसकी चोटी माउंट एल्बर्ट है, जिसमें एलोनटोन काल्डेरा पाया जाता है। ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें देख सकते हैं किसी विच्छेदित ज्वालामुखी शंकु पर धाराओं का निकाह एक अरी अपवाह प्रतिरूप नहीं होता है। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राखें और तरल चट्टानी पदार्थ जैसे लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। जब मैग्मा सतह तक पहुँचता है तो वह एक तरह के ढाल या स्तरित ज्वालामुखी लावा स्तर को उत्पन्न करते हैं, जो आरंभ में घाटियों का अनुसरण करते हैं किंतु अपरदन का अत्यधिक प्रतिरोधी है। ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्र उच्च भूमि, लावा रिज अथवा मैग्मा रह जाते हैं। हवाई गुंबदी ज्वालामुखी धाराओं के द्वारा अपवर्तित होते हैं, जिसमें खड़ी ढलान के शीर्ष वाली गहरी उत्कीर्ण घाटियाँ बनती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोमोरोस द्वीप का वह प्रकार है जो हिंद महासागर में उत्तरी मेडागास्कर और अफ्रीकी तट के बीच में अवस्थित है, दैट इज द वेलकोनोज, जिसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख सकते हैं वेलकोनोज टाइप एंड लोकेशन के विषय में देखा जाए तो गुंबदी सिल्ड ज्वालामुखी जो कि बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी ज्वालामुखी में सिल्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। यह मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होता है, जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। हवाई द्वीप की ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। वहीं पर मिश्रित ज्वालामुखी के विषय में देखा जाए तो इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान लावा उद्गार होते हैं। प्रायः यह भीषण विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। फिलीपींस के ज्वालामुखी इसके एग्जाम्पल हैं। ज्वालामुखी कुंड के विषय में देखा जाए तो ये पृथ्वी पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। इंडोनेशिया में इस तरह के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब देखा जाए नेक्स्ट में, पृथक लावा प्रवाह आमतौर पर कुछ ही फीट मोटे होते हैं, किंतु लंबी समयावधि के दौरान बार बार होने वाले प्रवाह से ज्वालामुखी निर्मित हो सकते हैं।
ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहलाते हैं? दैट इज द सील्ड वोल्केनोज कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे बृहद ज्वालामुखी है हवाई दूब की ज्वालामुखी, इसके एग्जाम्पल है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं और कम विस्फोटक है। लंबी समयावधि के दौरान बार बार होने वाले प्रवाह से इनका निर्माण होता है। इसके अलावा देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे भूकंप के विषय में, अर्थक्वेक के विषय में। भूकंप से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखिए प्राइमरी सेकेंडरी वेव होती हैं। प्राथमिक जो वेव देखा जाता है, प्राइमरी औसत गति इसकी 8 किलोमीटर होते हैं, ठोस द्रव गैस तीनों में संचरण करती हैं। वहाँ पे सेकेंडरी जो वेव होती है 4 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ओनली ठोस और गैस में संचरण करते हैं, लेकिन द्रव में नहीं होता है। जो कि सरफेस वेव या एल वेव कहते हैं, लब वेव भी कहते हैं, लॉन्ग वेव भी कहते हैं। 3 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से यह जल व थल में सर्वाधिक विनाशकारी होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है एल वेव। तो प्राइमरी पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांतर होती हैं और यह सेलों में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया पैदा करती हैं। यह तरंगें देखा जाए तो ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती हैं। वहीं पर रिक्टर स्केल से भूकंपी तीव्रता 0 से 10 की मापनी और भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। वहीं देख सकते हैं भूकंपी छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर बताना है। इसमें से भूकंपी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, जो कि स्टेटमेंट देख सकते हैं, मतलब एक सही है, लेकिन एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप का छाया क्षेत्र में सर्वथा भिन्न होता है। ये प्राइमरी वाला बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 105 और 145 के बीच तरंगों के लिए यस और पी छाया क्षेत्र होती है। यस तरंगों के लिए 105 से परे पूरे क्षेत्र में छाया क्षेत्र होता है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? इसको कहते हैं बी भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाला आकस्मिक कंपन है, जो कि भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम है। जिस जगह से भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती है उसमें भूकंप मूल कहते हैं। जहां सबसे पहले भूकंपी लहरों का अनुभव किया जाता है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। भूकंप आने के पहले वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है। सिस्मोग्राफ जो कि रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक को, और सिस्मोमीटर रिक्टर पैमाने या भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप विषयक तथ्यों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोग्राफ 1 से लेकर 10 तक अंकों के चिन्ह बने होते हैं, जिसमें प्रत्येक अंक पर ऊर्जा 32 गुनी मुक्त होती है। इसके अंदर प्रत्येक आगे की संख्या उसके पीछे संख्या के 10 गुने परिणाम को बताती है। और बैरोमीटर के विषय में आप जानते हैं वायुमंडल में दबाव नापने के लिए होते हैं। हाइग्रोमीटर आर्द्रता के नापने के लिए, वहीं पर हृदय की धड़कन को नापने के लिए कार्डियोग्राफ कहते हैं। रिक्टर स्केल के एक लघुकड़ी लॉगरिथम मापक्रम तथा इसके फलस्वरूप परिणामक मात्रक से 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है। बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? इसमें बोलते हैं सिस्मोग्राफ। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। भूकंपों की प्राथमिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये ऑप्शन नंबर बी है। यह केवल ठोस पदार्थों में से होकर गमन कर सकती हैं, जो केंद्र से सभी दिशाओं में बाहर की ओर प्रसारित होती है। भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे, यस तरंगे या द्वितीयक तरंगे या यल तरंगे होती हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न सिस्मोलॉजी? इसको राइट आंसर है R.D. ओल्डहम, इसका राइट आंसर है। द एक्सीलरेशन ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव अर्थ ग्रेविटी विल बी, सी ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है ग्रेटर देन 950। और उस भूकंप केंद्र या एपिसेंटर कहते हैं, इसको आप देख लीजिएगा पूरा। तो देखिए भूकंप में भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण होने वाले जो समायोजन से भूपृष्ठ का कंपन प्रारंभ होता है, इसे भूकंप जहाँ पर सबसे पहले भूकंपी तरंगों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। सामान्य विनाशकारी भूकंप का गुरुत्वीय त्वरण 760 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से अधिक होता है। अधिकांश भूकंपों का गुरुत्वीय त्वरण का मान 700 सेंटीमीटर से प्रति सेकंड से अधिक, जबकि बृहद भूकंप जो अत्यधिक विनाशकारी होता है उससे गुरुत्व त्वरण का मान 900 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक होता है। इसका मापन रिक्टर स्केल पर संभव नहीं हो पाता है। भूकंप द्वारा होने वाले क्षति की मात्रा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? क्षेत्र की जलवायु से। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? इसका राइट आंसर है
एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का सबडक्शन। रिक्टर पैमाने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें देख सकते हैं 1, 2 एंड 3 इसका राइट आंसर है। इट वाज डिवाइज्ड इन 1935 बाई चार्ल्स रिक्टर एंड यह एक एकल भूकंप के कारण निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा का वर्णन करता है और रिक्टर स्केल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। तीनों एक कथन सही है। और देख सकते हैं कि रिक्टर स्केल का 1 यूनिट तीव्रता बढ़ने पर 31 गुना ज़्यादा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। और इसमें देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है, तो इसमें देख सकते हैं तीनों एक कथन सही है। भूकंप अधिकांशतः अभिसारी पट्टिका परिसीमाओं के समांतर आते हैं। स्थलमंडल में भूकंप की उत्पत्ति का बिंदु उद्गम केंद्र अवकेंद्र कहलाता है। वहीं पर भूकंप की तीव्रता अधिकेंद्र से दूरी के साथ घटती है और भूकंप का अधिकेंद्र सदैव महाद्वीप पर होता है। तो तीनों एक इसमें सही है। भूकंप अधिकांशतः उन्हीं क्षेत्रों में आते हैं जो भूगर्भिक रूप से कमजोर तथा अवस्थित होते हैं। भूकंप की दृष्टि से प्रशांत महासागर इस सबसे संवेदनशील स्थिति है। यहाँ पर संपूर्ण विश्व के 63% भूकंप बनने होते हैं। महासागरीय प्लेटों के अभिसरण क्षेत्रों में भूकंप सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। भूकंपी तरंग जिस स्थान पर उत्पन्न होते हैं उसे भूकंपी मूल फोकस कहते हैं। सिस्मिक गैप आर भूकंपी जो विदर क्या है, तो ये है प्लेट सीमाओं के वे अनुभाव जो निकट अतीत में संविधारित नहीं हुए हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अर्थक्वेक इज करेक्ट, दैट इज द ऑप्शन नंबर 2 ओनली करेक्ट है। मतलब एक ही समय पर भूकंप से प्रभावित स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को सहभूकंप रेखाएं कहते हैं। एन अर्थक्वेक एपिसेंटर इज अप्रॉक्सीमेट सेंटर ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड अर्थक्वेक। और 56 नंबर देख सकते हैं, कौन सा एक भूकंप महासागर के पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं के द्वारा बारंबार भूकंप झेलने के कारण सबसे अच्छे तरीके से स्पष्ट करता है। इसमें देख सकते हैं ए सीमांत प्लेट सीमांतों के संपाती होते CDS के 2011 का क्वेश्चन है। भूकंप के बारे में और विचार करना तो देखिए इसमें तीनों कथन देख सकते हैं। भूकंप की तीव्रता को मार्केली स्केल पर नापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप का मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापने पर आधारित है। निम्नलिखित वैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार करना है। इसमें अगर देखा जाए तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि 1, 2, 3, 4 है। भ्रंश का विकसित होना, भ्रंश के साथ गतिशीलता और ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा उत्पन्न प्रतिघात और चट्टानों का वलन, फोल्डिंग ऑफ रॉक। ठीक है। सुनामी के विषय में अगर देख लिया जाए तो सुनामी के विषय में देख लीजिए एक बार। तो सुनामी समुद्र के तट के निकट तबाही लाता है क्योंकि अधिकेंद्र पर जनित ध्वनिक तरंगों की चाल जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द सी, समुद्र की गहराई के अनुक्रमानुपाती होती है। समुद्री तूफान को जापानी भाषा में सुनामी कहते हैं। समुद्र भीतर अचानक जब तीव्र गति से हलचल होने लगता है तब लहरों का तीव्र आवेग के साथ आगे बढ़ाना सुनामी कहलाता है। इस कारण भूकंप, ज्वालामुखी फटने और जमीन धंसना आदि हो सकता है। सुनामी समुद्र के निकट तबाही लाता है क्योंकि अधिकेंद्र पर जनित ध्वनिक तरंगों चाल समुद्र की गहराइयों की अनुक्रमानुपाती हो। इस प्रकार जब सुनामी तरंग तट पर रेखा पर पहुंचती है तो वे 30 मीटर से ऊंची हो सकती है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू सुनामी। इसमें देख सकते हैं सुनामी की उत्पत्ति में ज्वार भाटे की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुनामी मुख्यतः उत्पन्न होते हैं अंतः समुद्री भूकंपों के द्वारा। इसमें से कौन सा सही है, इसमें देख सकते हैं सुनामी खुले महासागर में छोटा होता है फिर भी वह तट रेखा पर पहुंचता है जो 30 मीटर से भी ऊंचा हो सकता है। ओनली 1 करेक्ट, मतलब कि स्टेटमेंट 1 इसका राइट है, मतलब दोनों ही कथन सही है। सुनामी के लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं तथा खुले महासागर के आर पार वे तीव्र गति से चलते हैं। जैसे वे तट के समीप आते हैं तरंग दैर्ध्य घट जाता है और तरंग ऊंचाई बढ़ जाती है। सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही है। बी मीन्स हो गया, देख सकते हैं इसमें बी का मतलब 2 एंड 3। ये विशाल ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं, वे सागर में मंद उत्थान पतन जैसी प्रतीत होती है। उसकी गति काफ़ी घट जाती है, एक गलत ऑप्शन है। ठीक है। इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एक लैटिन भाषा शब्द है सुनामी, ये राइट आंसर है। समांतर समुद्र के नीचे रिक्टर स्केल पर 7 पॉइंट समुद्र तल से देख सकते हैं इसको। सुनामी आर नॉट काज्ड बाई हरिकेन्स। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, ये सिस्मिक वेव के द्वारा होती है। सिस्मिक ओशियन वेव आर कॉल्ड सुनामी। चैप्टर कंप्लीट हुआ।